मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 21 साल है। आज मेरा जन्मदिन था। सभी रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने अपने लिए आज नीले रंग के कपड़े का चुनाव किया था। वह कपड़ा बिल्कुल किसी जल परी की तरह था। मैं उसे पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जाती कि प्रिया जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। यह सब मेरे लिए बहुत आम था। मैंने अपने बाल खोलकर आगे की ओर किए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया कि आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतजार हो रहा है। मैंने सिर हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर नीचे की तरफ बढ़ गई। उन कपड़ों में मुझे चलने में दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी। अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती, इसलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करने में लॉन में आ गई। मेरे चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों से छिपा है। लेकिन मैंने सिर झटक दिया। ये एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने खड़े हुए थे और अपने दोस्त से बातें कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को कहा तो वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा लगा। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ ये आम था, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। न जाने क्यों इसे देखकर ही मुझे उल्टी आने लगती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथों में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ। इसलिए उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया। सबके बीच उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस दिया और खुशी से मुझे बर्थडे विश किया। मैंने उनका हाथ चूम लिया और उनके सीने से लग गई। वह मुझे अपने साथ लगाते हुए केक टेबल के पास लाए और एक माइक हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू कर दिया। मैं मुस्कुरा उठी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे सभी तालियां बजाकर उन्हें सराहने लगे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे खास नौकर रमेश पर गई। वह हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था और मेरे ज़्यादातर काम वही करता था। रमेश की नज़र मेरी ही तरफ थी। न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमानों और रिश्तेदारों की वजह से वह कुछ नहीं बोल पा रहा है। गाना खत्म होने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आए और केक काटने को कहा। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई और केक काट दिया। चारों तरफ तालियां गूंज उठी। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। हम यही कर रहे थे कि तभी रमेश मेरे पास आया और मेरी तरफ डिब्बा बढ़ाते हुए बोला, मेम साहब, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। जो पापा में मगन थी अचानक पलटी। रमेश ने आखिरी हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उससे मामूली से गिफ्ट को देखा। मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह तुरंत ही जमीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने फौरन उसे थामकर टेबल पर रख दिया। पापा गुस्से में रमेश को देखते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वह और कुछ कहते इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तोहफा ही तो है, मैं ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी चांद सी बेटी हो, तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकलो। उन्होंने रमेश की तरफ इशारा करते हुए
गार्ड्स को बुलाया और उसे बाहर निकाल दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर पत्थर बनी खड़ी रह गई। पापा ने आज से पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह रमेश को निकालने पर तुल गए। हालांकि ये बात सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर रमेश ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। यह सच था कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वह किसी की नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे। लेकिन इस पल हालात बहुत ज़्यादा अलग थे। मैंने फौरन ही पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए, वरना पापा का बस चलता तो वह रमेश का कत्ल ही कर देते। मैंने फौरन वह तोहफा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझसे इंसानियत अब भी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की तरफ ही लगा हुआ था। आखिर उन्होंने आज ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि पापा ने मासूम रमेश को घर से बाहर निकाल दिया? हालांकि मुझे पता था कि रमेश की एक और माँ और 2 बहनें हैं। वह बहुत ही मजबूर है, तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत है। अगर वह नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ महीनों या कुछ दिनों में ही नौकरी मिल जाती, लेकिन वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ और मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर रमेश के लिए करूँगी, क्योंकि वह मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरी कॉलेज की सहेलियाँ आ गई, जिनके साथ मैं मगन हो गई। मैंने उन्हें देखते ही गुस्से में कहा, तुम लोगों को आने में इतना वक्त लग गया। पापा ने केक भी कटवा दिया और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई। लेकिन मेरी सहेलियों ने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास सभी मेहमान और रिश्तेदार घर जाना शुरू कर चुके थे। मैंने साफ तौर पर पापा के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी देखी। वे बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्यमयी हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता कि मुझे कुछ छुपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपना विचार जाहिर करती तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बातें बिल्कुल मत सोचा करो। जितना मैं सोचती थी उतना ही मुझे चुप करा देते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। मैं कुछ सोच समझकर पापा के पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। पापा, क्या हो गया आपको? कब से देख रही हूँ, आप बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सिर हल्का सा हिलाकर बोले, तुम एक काम करो, आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाओ। मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा कर आता हूँ। यह कहकर उन्होंने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप ऊपर कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े बदल लिए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैंने आंखें बंद ही की थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फ़ोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा दिया। तभी एक भारी और खुरदरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अगर भलाई चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, खासकर अपने बाप से, वरना नुकसान उठाओगी। मैं कुछ कहती या समझती उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कॉल कट चुकी थी। मैंने तुरंत दोबारा उसी नंबर पर डायल किया, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। मेरे पापा को मुझसे क्या खतरा हो सकता है? लेकिन अब नंबर ही बंद आ रहा था। वह जो भी था मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान कर दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही
फिर यह सोचकर सिर झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी आज मेरी सालगिरह थी। यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका दिया, लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य जरूर है। वैसे भी जब से मैंने होश संभाला था तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ अजीब महसूस करती रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वे अचानक घबरा जाते, आधी रात को घर से निकल जाते और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते। कई बार मैंने उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश की या उनके ऑफिस जाने की जिद की तो वह साफ मना कर देते। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। जब मैं वजह पूछती तो वे यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो। अभी पढ़ो, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का देहांत हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिससे मैं खेल सकती। बस एक अम्मा जी थी जो हमारे घर की नौकरानी थी, उन्हीं से मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा मेरे पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही दोस्त थे, बाकी दोस्त सिर्फ नाम के ही थे, जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन अकेलेपन ने मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वे मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी किसी चीज़ का ताना नहीं देते थे और मुझे सिर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारी आए। लेकिन पापा मुझे जिम्मेदारी देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन पापा का नामो निशान तक नहीं था। मेरे कान पोर्च की तरह ही लगे हुए थे। मैंने कुछ सोचकर रात के 4 बजे पापा को फ़ोन लगाया, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक चादर अपने ऊपर लपेटी और बाहर आ गई। सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा कब और कहाँ गए हैं। जब मैं बाहर आई तो मेरी नज़र चौकीदार पर पड़ी। वह सो रहा था। मुझे एकदम शर्मिंदगी का एहसास हुआ। अगर मैं उसके पास जाकर उसे जगाती तो उस इंसान की नींद खराब हो जाती। लेकिन मेरे पापा की ज़िंदगी का सवाल था। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाने लगी। वह मेरी पहली आवाज़ पर ही चौंक कर उठ गया। वह मुझे देखकर हुए हैरान लफ्ज़ों में बोला, जी मेम साहब बताइए, मैं सो गया था, दरअसल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वह टूटे फूटे शब्दों में बोल रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर न हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि बाबा कहाँ हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा है। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बहुत परेशान हो रही हूँ। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के लिए बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने से। उनका कहना है कि वह जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान न हो। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी साहब से बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक है। जबकि मैं गुस्से से बोली, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ गए हैं और क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, बस तुम मुझे। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए, छोटी मालकिन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। उन्होंने मेरा तब साथ दिया था जब मेरे पास कोई नहीं था और वह किसी गलत काम के लिए नहीं गए। आप परेशान न हो, वह जल्दी लौट आएंगे, वह ठीक है। जबकि मैं चुप हो गई थी। ये बात हकीकत थी कि पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे और उनसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि क्या फिर रमेश पापा से गद्दारी कर रहा था। पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और खामोशी से अपने कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर गुजरी थी जब हमारे पोर्च में
गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, यानी पापा आ गए थे। मैंने सुकून सांस ली और तुरंत उठकर खिड़की के पास आ गई। मेरे सोचे के बिल्कुल मुताबिक पापा ही आए थे और पोर्च में खड़े चौकीदार से कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता रहा था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैं खिड़की के पास थी, तुरंत ही 2 कदम पीछे हो गई थी। जो भी था, मैं अपने पापा से घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर वह मुझे जागते हुए देख लेते तो यकीनन गुस्सा करते, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई थी। पापा आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इम्तिहान हो गया था। आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चली गई थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरा जन्मदिन को हुए पूरे 15 दिन बीत चुके थे। मेरी मामूली जिंदगी अपनी डगर पर ही चल रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना, थोड़ी देर अम्मा जी से बात करने के बाद आराम करना, फिर शाम 5 बजे ट्यूटर का आना, उनके साथ पढ़ाई करना और फिर अपने कमरे में आकर मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। मगर आज कुछ अलग था। मैं अभी अपने ट्यूटर पर बैठी कुछ काम ही कर रही थी कि जब अचानक अम्मा जी कमरे में आई और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही हो मेरी लाडो। उनका अंदाज हमेशा ममता से भरा होता था, इसलिए मैंने कभी उन्हें नहीं टोका था कि वे मुझसे इस तरह से क्यों कह रही हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, अब बस अम्मा जी, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, दुआ कीजिएगा कि नंबर अच्छे आए। वे तुरंत मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर किस देते हुए बोली, मेरी लाडो, तू है ही इतनी प्यारी, तेरे नंबर भी अच्छे आएंगे। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चले। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई थी। पापा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका था। मेरा जहाँ दिल चाहता था, जब दिल चाहता था, मैं चली जाती थी। दोस्त के साथ घूमती फिरती, कुछ लेना होता तो शॉपिंग मॉल भी चली जाती थी। अब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट चलने के लिए कहना, मैं बिल्कुल कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। मेरा इरादा मार्केट जाना का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए प्यार से बोली, आज नहीं अम्मा जी, कल चलेंगे। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2 ही दिन होंगे मेरे पास कॉलेज में इसे सबमिट कराने के लिए। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वह बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी अंग्रेजी मुझसे मत बोलो, तुम मेरे साथ चलती रहो। बस मैंने कह दिया, मैं बस अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो। वह अधिकार जताते हुए बोली और वहाँ से चली गई। जब भी मैं अपना सिर थामकर बैठ गई थी, मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मेरे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अहम था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने एक ही फैसला लिया कि मैं अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। वे इतनी मोहब्बत से मेरे पास आकर बोली थी कि अब उन्हें इनकार करना उनकी बेइज्जती होगा। यही सोचकर मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए। मैंने पिंक कलर की शर्ट और ब्लू जींस पहनी थी। मैं बाहर आई तो अम्मा जी सफ़ेद सलवार कमीज में खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने पास जाकर उन्हें चलने के लिए कहा। फौरन ही ड्राइवर ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए। मैं अम्मा जी के साथ पीछे बैठ गई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, आप बताइए कहाँ जाना है और क्या खरीदना है आपको। वह फौरन बोली, मैंने अपनी लाडो को तोहफा नहीं दिया था, मुझे साहब ने तनख्वाह इस बार थोड़ी देर से दी है। चलो मैं तुम्हें तोहफा दिलवाऊंगी, केट चलते हैं जो घर के करीब हैं। जबकि मैं उनके प्यार पर बस मुस्कुरा दी थी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप ही मेरे लिए इतना बड़ा तोहफा है, मुझे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। और रही बात जन्मदिन की, तो दिन निकल चुका है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वह बोली, सही बात है, हम तो नौकर है, इसलिए तुम हमारा तोहफा नहीं लेना चाहती, किसी और की तरह तुम मेरा तोहफा भी फेंक दोगी। उनकी बात सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया था और मैंने सिर न हिलाते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपकी वजह से बोल रही थी। अच्छा चलिए छोड़िए, आपको जो तोहफा दिलाना है मुझे दिला दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। ये बोलकर मैंने ड्राइवर को आदेश दिया कि करीबी मार्केट की तरफ ले चले। कुछ पल की दूरी के बाद हम मार्केट पहुंच गए थे।
अम्मा जी अपनी शॉपिंग में मगन हो गई थी और मैं अपनी। काफ़ी अरसा हो गया था मैं मार्केट भी नहीं आई थी, इसलिए मैं मगन अंदाज में अपने लिए चीज़ें खरीद रही थी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। किसी की नज़रों की तपिश मुझे लगातार अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। मैंने अपने ख्याल को झटककर आगे बढ़ गई और अपने लिए चूड़ियां लेने लगी, मगर अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं फौरन पीछे की तरफ देखा, वहां रमेश खड़ा था। उस समय वह ब्लैक पैंट और शर्ट में था और काफ़ी हैंडसम लग रहा था। कुछ पल के लिए तो मैं उसकी शख्सियत को देखकर हैरान रह गई कि वह इतना बदल गया। मुझे कुछ लम्हे लगे उसे पहचानने में, वरना आम तौर पर मुझे उसे भूलना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही हुए थे उसे नौकरी से निकाले हुए। वह मुझे देखते हुए बोला, कैसी है मैडम, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने हैरानी से रमेश को देखा कि वह किस लहजे में मुझसे बात कर रहा था। हालांकि वह मुझे मैडम साहिबा या मालकिन कहता था। मैंने सिर को हल्का सा झटक दिया और उसे देखते हुए बोली, हाँ रमेश, मेरी तबीयत भी ठीक है और हालात भी। तो बताओ तुम कैसे हो? उस दिन पापा ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल वह थोड़ा। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही वह बोला, काफ़ी दिनों से आपका पीछा कर रहा था, आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आपके साथ गार्ड भी होते थे और आप व्यस्त भी रहती थी, लेकिन आज शायद आप फुर्सत में शॉपिंग करने आई हैं। मैंने सिर को हल्का सा झटका दिया। तभी वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने वह तोहफा खोला जो मैंने आपको दिया था? उसने अचानक सवाल पर मैं चौंक गई। मेरे पास खूब धन दौलत थी, लेकिन इसके बावजूद मैं बहुत साधारण स्वभाव की थी। मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आती थी, बल्कि हर चीज़ को अहमियत देती थी और किसी को कमज़ोर नहीं समझती थी। मैं रमेश को देखते हुए बोली, नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला, माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल उस समय अफरा तफरी ऐसी हो गई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। खैर, मैं अभी देखूंगी, तुम परेशान मत हो। और इस तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। यकीन मानो, मैंने अब तक इस तोहफे को संभाल कर रखा है। मैं ज़रूर आज जाकर देखूंगी कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, आपके लिए बेहतर होगा मैडम जी की जल्द से जल्द उस तोहफे को देख ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो मेरे तोहफे के डिब्बे के नीचे एक नंबर होगा, उस पर कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ये कहते ही वह अचानक नज़रों से ओझल हो गया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वह भीड़ में कहीं खो गया। हम जिस मार्केट में आए थे वह मुझे पसंद नहीं थी, मगर मैंने अम्मा जी की खुशी के खातिर यहाँ आने में राहत जानी थी। अचानक अम्मा जी मेरे सामने आ गई और मेरी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए बोली, माफ़ करना, देर से तोहफा दे रही हूँ, लेकिन याद रखना, बहुत दिल से लिया है तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराकर उससे वह बैग ले लिया और उन्हें देखते हुए बोली, अगर कुछ और खरीदना है तो आप ले ले, पैसे मैं दे दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह मुझे देखकर न में सिर हिलाते हुए मेरा हाथ थाम गई और मुझे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हालांकि मुझे भी 2-4 चीज़ें खरीदनी थी जो मुझे पसंद आई थी, लेकिन रमेश ने ऐसी बात कह दी थी कि मेरे दिल में अब जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर इस तोहफे के अंदर ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी को बदल देगा, जो मुझे एक बड़े खतरे से बचा लेगा। उस डिब्बे के नीचे नंबर, ये सब क्या कहानी थी? मैं इस पहेली को अब सुलझा देना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोशी से घर की तरफ बढ़ चुकी थी। एक सफ़र के बाद ड्राइवर हमें वापस घर ले आया था। अम्मा जी अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए चली गई थी, जबकि मैं फौरन अपने कमरे में आई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने रमेश का तोहफा कहाँ पर रखा है, इसलिए मैं पागलों की तरह पूरा कमरा बिखेर चुकी थी, लेकिन उसका तोहफा मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। अचानक ही मुझे याद आया कि मैंने वह तोहफा एक नौकर के जरिए घर के अंदर भेज दिया था। इसलिए मैं एकदम उस नौकर को याद करने लगी थी और फौरन ही मेरी आंखें चमक उठी। वह नौकर अम्मा जी का ही रिश्तेदार थी। मैं फौरन नीचे आई थी
और रेखा को आवाज़ देने लगी। मेरी एक दो आवाज़ के बाद ही रेखा मेरे सामने किसी बोतल के जिन की तरह आ गई। मैं उसे देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली थी, रेखा मुझे सच सच बताओ, तुमने उस तोहफे का क्या किया था? जबकि मेरे सवाल पर रेखा के माथे पर नासमझी के भाव आ गए थे और वह मुझे देखते हुए बोली थी, क्या मतलब मैडम साहिबा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। कौन सा तोहफा और मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है मेरे जन्मदिन वाले दिन मैंने तुम्हें एक काला रंग का डिब्बा दिया था और कहा था कि इसे अंदर रखवा दो। वह दूसरा तोहफा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक साया सा लहरा गया था। वह मुझे देखते हुए परेशान होकर बोली, आपके पापा का गुस्सा देखकर हमने ये सोचा कि इसे कूड़े में फेंक देना चाहिए, लेकिन हम डर गए थे, इसलिए हमें याद नहीं कि हमने उसे कहाँ रख दिया था। हमें भी अब ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर याद है कि हमने वह तोहफा किचन में, लॉन में या फिर ड्राइंग रूम में रखा था। हम फौरन ढूंढ लेते हैं। वह बहुत सलीके से बोली थी, जबकि मैंने सिर हिलाकर उसके साथ वह तोहफा ढूंढना शुरू कर दिया। उस तोहफे में एक गहरा राज छिपा था जिसे मुझे जानना था और यही बात मुझे तनाव में डाल रही थी। मैं और वह चंद ही पलों में लॉन को भी उलट पुलट चुके थे, लेकिन कहीं से भी वह तोहफा नहीं मिला। मैंने गुस्से से रेखा की तरफ देखा, जबकि वह फौरन बोली, मैम साहिबा, मैं किचन में देखती हूँ, शायद वहाँ हो। और मैं तुरंत ही ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। मेरे लबों पर बस एक ही बात थी कि वह तोहफा किसी भी कीमत पर मिल जाए। आखिर पता तो चले कि उसमें ऐसा क्या है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, जो मुझे किसी बड़े खतरे से बचा सकता है। मैं ड्राइंग रूम में ही ढूंढ रही थी, तब अचानक मुझे एक दराज में वह तोहफा मिल गया। मैंने फौरन राहत की सांस ली और रेखा को मना कर दिया कि अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मिल चुका है। मैं वहीं बैठकर उस तोहफे को खोलने के बारे में सोच रही थी। वह तोहफा एक मामूली से रेपर में लिपटा हुआ था। एक पल के लिए मेरे दिल में डर भी जगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मेरी जान बचा सकता है और मुझे खतरे से दूर कर सकता है। यही बातें मुझे अजीब कसमकस में डाल रही थी। कुछ पल वहीं बैठकर उस बंद तोहफे को देखती रही और फिर कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर पापा का कोई कमरा भी हो सकता है। रमेश के अल्फाजों से साफ जाहिर था कि जो भी मामला है वह पापा से ही जुड़ता है। इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर मैंने वह रेपर खोलकर एक तरफ रख दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जैसे ही मैंने डिब्बा खोला, उसके अंदर एक खत मौजूद था। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। आखिर इस खत के अंदर क्या लिखा है? फिर जब मैंने उस खत को निकालकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। मेरी रूह कांप गई थी। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। मैंने वह डिब्बा अभी भी अपने हाथ में ही ले रखा था, क्योंकि मुझे याद था कि रमेश ने कहा कि इस डिब्बे के पीछे एक नंबर मौजूद है। मैं वह डिब्बा हाथ में थामकर नीचे आई। जो भी मामला था वह लॉन और बेसमेंट से ही जुड़ा था। मुझे इन्हीं दोनों जगह पर शक था और इस खत में भी इन्हीं दो जगहों का जिक्र किया गया था। मैं लॉन के कोने वाले हिस्से में आ गई और जब मैंने अपना पांव जोर जोर से कोने वाले फर्श पर मारा तो मुझे लोहे की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने सब कुछ सोचकर आंखें बंद कर ली। मुझे अपने पिता से ऐसी हरकत की उम्मीद भी नहीं थी। मैं इस जगह को अभी खोलकर नहीं देख सकती थी, क्योंकि आसपास बहुत से नौकर मौजूद थे। अब मेरा इरादा बेसमेंट में जाने का था, लेकिन दिन के वक्त नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब जाग गए थे और मैं नज़रों में आ सकती थी। इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैंने अपना सिर थाम लिया। उस खत के अंदर लिखा, मैं रमेश हूँ, लेकिन मैं एक खुफिया एजेंसी का सदस्य हूँ। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। हम आपके पिता के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। इसी कारण मुझे फौरन ही आपके घर में बतौर नौकर भेजा गया। आपके पापा ने जिस नौकर को काम में रखा था उसने उसे रास्ते से हटा दिया, यानी उसे मारा नहीं बल्कि समझाकर दूसरी नौकरी दिलवा दी। उसकी जगह मैं आ गया। मैं आपके पापा के साथ रहने की कोशिश करने लगा ताकि सारा मामला समझ सकूं। दरअसल आप अपने पिता की संतान नहीं हैं। आपको गोद लिया गया था
आपके पापा कभी बाप नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाने के लिए आपको अपनी बेटी बना लिया। आपके पिता का काम बहुत ही खतरनाक है। वे लोगों को अगवा करते हैं, खासकर लड़कियों को, फिर उनके अंग निकालकर आगे बेच देते हैं। ज़्यादातर लड़कियां बेसमेंट में होती हैं और जब उनकी हत्या हो जाती है तो उन्हें दफना दिया जाता है। अधिकतर लड़कियों को आपके लॉन के उस कोने में मौजूद एक गुप्त टैंक में फेंक दिया जाता है ताकि ना कोई सुराग मिले और ना ही कोई सबूत। अगर आप मेरा साथ देना चाहती हैं और अपने पिता को बेनकाब करना चाहती हैं तो इस खत के पीछे लिखे नंबर पर कॉल कर लीजिए। मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिनों बाद आपका भी सौदा कर दिया जाएगा। जिस पार्टी में आप गई थी उसमें अधिकतर क्लाइंट बाहर से आए थे। उन सब के सामने आपको ले जाया गया था ताकि वे लोग आपको पसंद कर ले। आपको मारा नहीं जाएगा, नहीं आपके अंग निकाल कर बेचे जाएंगे, बल्कि आपको बदनाम जगह भेज दिया जाएगा ताकि आपके शरीर का इस्तेमाल करके अमीर आदमी लज्जत हासिल कर सके। दुनिया में यही मशहूर है कि आप राजवीर खुराना की बेटी हैं, मगर यह सच्चाई नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपना डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हैं। ये बातें मेरे दिमाग बंद करने के लिए काफ़ी थी। सबसे पहले मैं बेसमेंट चेक करना चाहती थी, इसके बाद ही मैं आगे बढ़ती। रमेश की बात सही थी। पार्टी के दौरान मुझे कई बार अपने वजूद पर गहरी निगाहें महसूस हुई थी, लेकिन मैं हमेशा अपना सिर झटक दिया करती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी गलतफहमी है। मैंने सोचा कि शायद मैंने जो कपड़ा पहना हुआ था उसी वजह से सब कुछ मुझे देख रहे थे, मगर कुछ तो अलग था। और अब लॉन के अंदर उस जगह से आवाज़ आना इस बात की निशानी थी कि पापा कुछ कर रहे थे। अब रात धीरे धीरे गुजर रही थी। जैसे ही शाम के साए ढले, सारे नौकर अपने क्वार्टर में चले गए। सिर्फ एक चौकीदार और कुछ गार्ड ही मौजूद थे, जिनका ध्यान बेसमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं था। मैंने बहुत सावधानी के साथ करीब 12 बजे के बीच अपने कमरे से निकलकर बेसमेंट की ओर रुख किया। मुझे बस एक ही डर था कि कोई मुझे देख ना ले। मेरे लबों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी कि पापा भी न आए, क्योंकि अगर मुझे इस वक्त कोई देख लेता तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। मैंने बहुत सावधानी से वह रास्ता पार कर ही लिया। जब मैं बेसमेंट के करीब पहुंचकर उसके दरवाजे को देख रही थी तो चंद सेकंड के लिए अपनी जगह पर खामोशी से खड़ी रह गई। न जाने क्यों मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अंदर लड़कियां मौजूद हैं। मैंने अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ाए, बार बार पीछे मुड़कर ही देख रही थी, कहीं कोई मुझे देख न ले। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाज़ा एक बड़े ताले से बंद था। मेरी नज़र बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर बाबा ने अंदर लड़कियां रखी होगी तो वे यहाँ से बेखबर नहीं हो सकते। मैंने फौरन एक छोटी सी झिरी से अंदर झांका और रमेश की बात सच साबित हो गई। पापा वाकई लड़कियों को अगवा करके उनके अंग बेच रहे थे। कुछ लड़कियां तो शारीरिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए आगे भेजा जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप इस हद तक गिर सकता है। पैसों का लालच इंसान को यह सब करने पर मजबूर कर देता है। मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे हैरानी इस बात की थी कि मेरे ही बाप ने मेरा सौदा कर डाला। बेशक मैं उनकी असली बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था, प्यार दिया था, हर ऐसो आराम दिया था जो एक पिता अपनी औलाद को देना चाहता है। मैं अपने कमरे में आकर अपने पापा के बारे में सोच रही थी। अगर उस समय मैं स्वार्थी हो जाती तो उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचती तो मुझ पर लानत थी। मैं भी एक लड़की थी और मेरी जान को भी खतरा था। अगर मैंने किसी और से संपर्क नहीं किया होता तो मैं भी बुरी तरह से फंस सकती थी और बेसमेंट में मौजूद वे मासूम लड़कियां भी जान की बाजी हार सकती थी। मैंने बहुत देर तक बैठकर यही सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फ़ोन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं फ़ोन कर देती तो मुझे गवाही देनी पड़ती और उसके बाद पापा की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मेरी गवाही बहुत मायने रखती थी, क्योंकि मैं उनकी बेटी थी, उनके साथ रहती थी। मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को कोई नहीं समझ सकता था। कानून भी मेरी गवाही को तुरंत मान लेता। कुछ सोचकर मैंने गहरी सांस ली और उस नंबर को फ़ोन में डायल कर दिया। मेरी पहली बेल पर ही कॉल उठा ली गई।
सामने से कोई और बात कर रहा था। मैंने धीरे धीरे से उसे सारी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और तुरंत ही आधे घंटे बाद पूरी फोर्स के साथ हमारे घर पहुंच गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस हद तक जाऊंगी। आज मुझे समझ आया कि मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी समझदारी अब किस काम आई थी। बेशक तन्हाई इंसान को खोखला कर देती हैं, लेकिन कुछ तन्हाई इंसान को इतना समझदार बना देती हैं कि वह अपनी जिंदगी संवार सकता है। रमेश ने फौरन ही पापा को अरेस्ट करवा दिया। पापा मुझे हैरत भरी निगाह से देख रहे थे। उन्हें वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस हद तक पहुंच गई जिससे पापा मुझे हमेशा दूर रखना चाहते थे। फौरन ही उन्हें जेल भेज दिया गया। जब मैंने गवाही दी तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पापा का ज़्यादातर पैसा हराम का था, इसलिए मैंने वह सारा पैसा चैरिटी में दे दिया, क्योंकि पापा के बाद उनकी वारिस में ही थी। मैंने बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसा रखा और उससे कारोबार शुरू किया। फिर मेरे दिल लगाकर मेहनत की। कभी कभी मुझे मेरा बाबा याद आता, लेकिन जब उनकी हरकतें याद आती तो मेरा दिल फटने के करीब आ जाता, क्योंकि उन्होंने जो किया था उनकी कोई माफ़ी नहीं थी। उनके साथ यही होना चाहिए था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।